तो दोस्तों आज हो गया 8 जनवरी 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो गई है, जिसको लेकर नीतीश सरकार और प्रशासन ने खास तैयारी की है। ये पूरी प्रक्रिया 2 चरणों पर पूरी होगी। पहले चरण में राज्य के सभी मकानों की संख्या गिनी जाएगी और फिर दूसरे चरण यानी मार्च से सभी जातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़े जुटाए जाएंगे। आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया मई 2023 तक पूरी हो जाएगी। बिहार में कड़ाके की ठंड के कहर को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ गई है। राजधानी पटना में 14 जनवरी तक 10वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। वहीं 15 जनवरी को भी रविवार है। ऐसे में 16 तारीख से पहले नर्सरी से 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाई नहीं होगी। हालांकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी। आपको बता दें कि पूर्णिया में भी 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा झटका लगा है। अब वो अपनी पार्टी में अकेले पढ़ते नजर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का भविष्य भी अब खतरे में दिख रहा है। ऐसा इसलिए कि आज़ाद के पास अपने किसी भी शीर्ष सहयोगी के साथ नहीं बचा है। उनके 17 समर्थकों ने हाल ही में घर वापसी करते हुए कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के सामने भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वो अपने समर्थकों की तरह खुद भी वापसी करेंगे या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 3 दिन ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में रही। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा में ना तो अखिलेश यादव और ना ही मायावती शामिल हुई। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि लोगों से मिल रही प्रतिक्रिया उत्साहित करने वाली है। इसका सबसे बड़े कारण लोनी बॉर्डर से किराना तक की यात्रा में बड़े पैमाने पर शामिल हुए मुसलमानों की भीड़ है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पश्चिमी यूपी के जिन जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी उनमें मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। शराब घोटाले में बेदाग रहे मनीष सिसोदिया ईडी की दूसरी चार्जशीट में भी नाम नहीं। जी आपको बता दें कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को अदालत में 7 कंपनियों और 5 व्यक्तियों समेत 12 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया। इस आरोप पत्र में भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम बतौर आरोपी शामिल नहीं किया गया है। त्रिपुरा में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते गुरुवार को ऐलान किया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 1 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उनकी ये बात कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद नहीं आई। उन्होंने अमित शाह की आलोचना करते हुए उनकी साख पर सवाल उठाया है। हरियाणा के पानीपत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि गृह मंत्री देश की सुरक्षा की बात करने के बजाय मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह से सही है। ऐसा हम नहीं कहते, क्योंकि कोई भी प्रणाली पूर्ण नहीं है। लेकिन यदि सरकार नियुक्तियों के लिए बेहतर प्रणाली लाना चाहती है तो लाए, परंतु जब तक मौजूदा प्रणाली है उसका सम्मान होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों को रोकने और दोहराए जाने पर उन्हें हरी झंडी नहीं देने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए की। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 24,560 करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है, पर सबसे ज्यादा रोजगार अमेरिका से आने वाली कंपनियों के जरिए ही मिलेगा। आपको बता दें कि अमेरिका की 6 कंपनियां कुल 11,720 करोड़ का निवेश करने की तैयारी में हैं। उनके जरिए 37,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में जाति आधारित गणना पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना से वैज्ञानिक आंकड़े सामने आएंगे, विकास में कारगर साबित होंगे, उसी हिसाब से बिहार का बजट बनेगा। लालू जी के साथ हम लोगों की पहले से ये मांग रही है, हम लोग सड़क पर भी उतरे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य 7 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इसके पहले चरण में सिर्फ मकानों को गिना जाएगा। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ ने आरोप लगाया है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। कांग्रेस प्रदेश प्रमुख जी निरंजन ने मामले में चुनाव आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। साल 2024 के आम चुनावों से पहले इसी साल यानी 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा में विजय की हैट्रिक लगाने की उम्मीद कर रही भाजपा ने राज्य चुनाव के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनावी योजना और चुनावी सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। साथ ही भाजपा शासित राज्यों से रिपोर्ट कार्ड भी मांगी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों के नाम की सूची जारी कर दी है। इन सदस्यों को साल 2027 तक दिल्ली नगर निगम में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। आपको बता दें कि वीके सक्सेना के इस फैसले के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर इसका विरोध भी किया है।
आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेटर भी लिखा है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज उद्योगपतियों से कहा है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने की राह यूपी से होकर गुजरती है। आप सब यूपी आइए और हम सब मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा करेंगे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां यूपी में संभावनाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को देश के उद्योग जगत को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उसकी राह उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को यूपी में निवेश को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ की हालत देखकर कोई उद्योगपति या व्यापारी निवेश करने नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद मुंबई में उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश लाने के लिए मनाने गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि दिखावटी निवेश से उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। कागज पर छपी मोमबत्ती दिखाने से उजाला नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि उसकी सरकार में अब तक कितनी पूंजी निवेश हुआ और कहां-कहां फैक्ट्रियां लगी। बिहार में पछुआ में आई तेजी से राज्य में कनकनी का प्रसार बढ़ा है। इससे अधिकतम तापमान के साथ ही अब न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक सुबह में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य में कई जगहों पर शीतलहर या शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। मौसम की ताज़ा स्थिति को देखते हुए राज्य के उत्तर पूर्व के 6 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी गई है। हल्द्वानी में मकान टूटने के डर से सड़कों पर धरना दे रहे हजारों लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट से खबर आते ही हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाई कोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर रेलवे की 29 एकड़ जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य के मदरसों में पढ़ाने के लिए असम के बाहर से आए सभी शिक्षकों को समय समय पर पास के पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए कहा जा सकता है। इसको लेकर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत में कहीं भी काम करने, रहने और बसने का मौलिक अधिकार है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि असम कोई विदेश नहीं है जहां भारतीयों को आपसे अनुमति लेनी पड़े। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में बाहर से पत्थर फेंके जाने के कारण हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 डिब्बों की खिड़कियों के शीशे मंगलवार को क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि न्यू जलपाईगुड़ी से डॉन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सोमवार को इसी तरह की घटना का सामना करना पड़ा, जब पथराव के कारण एक कोच के दरवाजे पर लगे कांच में दरार आ गई थी। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में डीएमके के 2 नेता सस्पेंड। नए साल में सीएम स्टालिन का सख्त एक्शन। जी आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अपने 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि इन दोनों ने डीएमके की जनसभा के दौरान चेन्नई पुलिस के एक सिपाही को परेशान किया था। माना जा रहा है कि डीएमके ने इस एक्शन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।